हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत मस्त होंगे। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम प्रारंभ हो चुके हैं और एक लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी बात ये हो रही है कि एलयू अपडेट जो बीएससी में जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स होने जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जियोलॉजी को छोड़कर बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैट, मैथ्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के मान लीजिए सेमेस्टर 1 और 3rd, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम्स देने से पहले आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक वीडियो आएगा जहां पे जिन्होंने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया हुआ वो आगे आपको सामने बताएंगे कि इस पेपर में क्या चीज़ें हैं। क्योंकि आपके सामने आपके जो भैया हैं उन्होंने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ा हुआ, उनकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है। लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जिनकी एक्सपर्टीज है जनाब वो तो आके आपको बता सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ में है आपके अमर सर हैं, ठीक है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने कंप्यूटर साइंस से एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और वो अब आपको आके ये बताएंगे कि आपका जनाब सेमेस्टर 3rd में ये जो पेपर है ना, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो आके आपको डिस्कस करेंगे। तो उनकी बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। सर बताइएगा। थैंक यू अंशेष फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं अमर वैश्य हूँ। मैंने एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी कंप्लीट किया है, 2023 पास आउट हूँ। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे क्या करते हैं ना, पैनिक कर जाते हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस है कैसे कवर करेंगे। और अब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिस्टम है पेपर का बहुत ही ईजी हो चुका है कि 10 क्वेश्चन आने होते हैं, उसमें से ओवरऑल आपको 5 क्वेश्चन कवर करने रहते हैं। तो अगर आप देखिए टोटल 4 यूनिट्स हैं, अगर 2 यूनिट्स भी आप कंप्लीटली कवर कर लेते हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जिसमें से पहली एंड दूसरी यूनिट जो है, अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो 9th 10th 11th 12th सब में उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, वहीं बेसिक क्वेश्चन इसमें है। और एक क्वेश्चन आ जाता है पहली यूनिट से। अगर मैं टॉपिक्स देखूँ इसमें उप्स प्रोग्रामिंग क्या है, उप्स टर्मिनोलॉजी क्या है, टोकन, कैरेक्टर, कीवर्ड, डेटा टाइप्स, तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, डिफाइन उप्स, उप्स क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पिलर्स क्या है या इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, उनके बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि 15 मार्क्स का होता है आपका। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को, एक मिनट। अब उप्स का क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब आप ट्राई करिए कि सबसे पहले एक बार डिफाइन कर दीजिए व्हाट इज उप्स। उसके बाद आप क्या बताएंगे? उप्स यही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से डील करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। और फिर उप्स क्यों आया, प्रोसीजरल में क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रोसीजरल में कोड क्यों नहीं कर पा रहे थे रियल वर्ल्ड में से डील, तो उस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसकी 4 पिलर्स जो हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। 4 पिलर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। अब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, शॉर्ट में मैं लिखे दे रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन होता है और इनहेरिटेंस होता है। अब आप इन सबको 2-2 लाइन 3-3 लाइन से डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका अगर थोड़े से टेक्निकल हैं तो कोड भी लिख सकते हैं इसका। इसके अलावा हम लोग क्या बता सकते हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं इसकी, कि क्यों लोग उप्स प्रेफर करते हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो उप्स पे काम कर रही हैं। जैसे कि आपकी सी कैसी है, सी जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, C++ आगे उसी का अपडेटेड वर्जन सी का, वो उप्स पे बेस्ड है। जावा उप्स पे बेस्ड है, पाइथन उप्स पे बेस्ड है। पाइथन में कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोसीजरल एंड उप्स दोनों पे वर्क करती है। तो ये आपका एक उप्स का क्वेश्चन इजीली हो सकता है। बाकी टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड, टोकन्स क्या होते हैं, आपके 5 टोकन्स होते हैं जिसमें आप कीवर्ड्स ला सकते हैं, ऑपरेटर्स ला सकते हैं, एंड लिटरल्स आते हैं, डेटा टाइप्स आ गए, आइडेंटिफायर्स आ गए, कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स, डेटा टाइप जो भी हैं C++ में सारे मेंशन कर सकते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इन सबको कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स जो की वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल जो जिनमें डेटा स्टोर करते हैं, ब्लॉक्स होते हैं हम लोगों के, एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड हेडर्स। अगर ये क्वेश्चन आते हैं इतने सारे टर्म्स में तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि आ गया डिफाइन करिए,
डिफाइन करिए। अब उसमें ये आपके 2-3 टॉपिक दे दिया गया है। अब आ गया पहला कि आपको टोकन्स डिफाइन करना है। टोकन्स अपने आप में ही बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहा है, तो सबसे पहले बताना होगा टोकन्स क्या होते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ आपसे पूछ ली गई कि ऑपरेटर्स बताइए। ऑपरेटर्स में आपको जितने पता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आप उन सब को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आ सकता है आपका पहली यूनिट से अगर देखा जाए, हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हम लोग जैसे कि सी में कोड करते हैं या किसी और फाइल C++ में कोड कर रहे हैं, तो कुछ फाइल्स होती हैं जो, जैसे कि हमने कोई छोटा सा फंक्शन लिखा सी इन सी आउट करके, वो उनके बारे में कैसे पता है कि सी इन पे यही होना चाहिए, सी आउट पे यही होना चाहिए। तो कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स, जो हमको इंक्लूड करती हैं और इनका कोड उन हेडर फाइल्स में होता है। तो ये हेडर फाइल्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऊप आ रहा है तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आपको पता ही होना चाहिए कि क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्लासेस आपको पता ही है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट क्लास बना रहे हैं तो उसमें रिलेटेड डेटा होता है। जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, उसमें अब हमने बहुत सारी बना दी है कि स्टूडेंट से रिलेटेड कौन कौन से टर्म है। स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, एंड स्टूडेंट का क्लास होगी। इस तरीके से आपके क्लासेस के बारे में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट अब इसको आप बना के भी दिखा सकते हैं कि क्लासेस में क्या आपने दिखा दिया। ये तो मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए क्लास के अंदर, जो मेंबर वेरिएबल्स कहलाते हैं। किसी पर्टिकुलर क्लास में जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो हमारे क्लास के मेंबर वेरिएबल्स होते हैं। और क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब हमें क्लास के अंदर फंक्शंस भी होते हैं। दो ही चीज़ क्लास में मेनली रखते हैं, मेथड्स एंड फंक्शन, मेथड एंड फंक्शन और वेरिएबल्स। तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधे फंक्शंस स्टैटिक नॉन स्टैटिक फंक्शंस बेसिकली होते हैं। तो आप जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, अब मैंने बताया स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, क्लास होगी, इस तरीके से कई सारे वेरिएबल्स हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी या मेथड्स होंगे, जैसे कि स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट एक मेरी क्लास है, क्लास सपोज कर लिया स्टूडेंट। अब इसके अंदर मेरे क्या होंगे, क्लास के अंदर हो गया आपके वेरिएबल्स को अगर मैं बताऊं, ये वेरिएबल्स में मैं 3 ऐसे डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। ये 3 मान लीजिए हो गया हमारे वो। अब कुछ मेथड्स भी होते हैं जो इनको मेंबर मेथड्स बोलते हैं। मेथड्स में स्टूडेंट्स के जैसे कि कुछ होते हैं जिम्नास्ट या गेमिंग स्टूडेंट बोल देता हूँ, जिनको गेम खेलने वाला एक्टिविटी पसंद है। कुछ है स्टडी करने वाले, हार्ड स्टडिंग स्टूडेंट, स्टडिंग लिख देता हूँ। और कुछ स्टूडेंट को सिंगिंग पसंद है। तो ये सब क्या हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ये इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, एक एक कुछ दिखा दें। या फिर अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आप एक मैथ फंक्शन बता सकते हैं, जिसमें कि इजीली आप इनपुट दिखा सकते हैं। और मैथ फंक्शन में क्या क्या हो सकता है, एक के थ्रू आप दिखा सकते हैं एडिशन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा क्या दिखा रहा है कि वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो यूनिट 1 में कुछ खास नहीं है, इजीली आप लोग मैक्सिमम कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, और 2 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, इसी के पैटर्न पे आते हैं। और फिर आते हैं हम सेकेंड यूनिट पे, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें कि जो मेन ऑपरेटर्स वर्क में आते हैं प्रोग्रामिंग में भी, इंक्रीमेंट, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, रिलेशनल मिलेगा, लॉजिकल ऑपरेटर मिलेगा। ये सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, प्लस, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, एंड मल्टीप्लिकेशन, मॉड, डिवीज़न, ये सब ऑपरेटर्स को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर से ही आ गया, आप एक बार एडिशनल, ये सब इनको प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑपरेटर्स, जो कि बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें भी आप लोग अगर चाहें तो इजीली मार्क्स कंप्लीट कवर कर सकते हैं। अब दूसरी जो टॉपिक्स आ रहे हैं, अगर प्रोग्राम अगर आ रहा है तुम्हारा, तो बेसिकली ये आना चाहिए वाइल एंड इज इफ एल्स स्टेटमेंट से या स्विच स्टेटमेंट से। डिफिनेशन के साथ अधिकतर
क्वेश्चन में प्रोग्राम लगा देते हैं, जैसे कि आपका अगर इफ एल्स आया तो उसको कह देंगे उसके साथ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम भी लगा दिया, या फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गया, अब इनको पर्टिकुलर एक्सप्लेन करिए आप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट को लिखना है आपको, फिर उसका सिंटैक्स बताना है कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक जहाँ पे भी होता है उस लूप से या उस कोड ऑफ ब्लॉक से वो एग्जीक्यूशन क्या कर देता है, सबसे बाहर भेज देता है। तो ब्रेक का ये मैंने यूज़ बता दिया। अब सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी के अंदर भी लिखा हुआ है तो मैंने ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया एंड ये इसको इस तरीके से अगर मैं यूज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे कोड अगर आया एक भी बार तो जो मेरा सपोज कर लीजिए अब मैंने फॉर का यूज़ किया हुआ है, तो अब जो यहाँ पे कंडीशन है चाहे आई इक्वल्स टू 0 ही से मुझे 10 टाइम्स उसको रन करना था, तो अगर 2 टाइम्स पे ही मुझे ब्रेक वाली कंडीशन ट्रू मिल गई तो अब ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर स्विच तो मैं इतना कोड लिख के इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ईजिली। 2-3 जितने भी लाइंस का मैं कर पाऊँगा, ये लगभग एटलीस्ट 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब नीड क्लासेस डिक्लेरेशन, अब ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे भी आपने देखा था कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है। अगर इसको यहाँ पे विद कोड अगर आप पढ़ रहे हैं कि कैसे कोड में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि क्लासेस क्या है। एक होता है कि हाँ मुझे मैंने रट के रखा हुआ है कि क्लासेस ये होता है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं, वो ठीक है। लेकिन बाय सिंटैक्स, बाय अ पर्टिकुलर एग्जांपल, कैसे रियल वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे एक्चुअल प्रोग्रामिंग हो रही है, तो अगर उस वे से आप देख रहे हैं एक दो एग्जांपल्स की हेल्प से, तो दोनों क्वेश्चंस आपको फर्स्ट यूनिट से ही ये आपका कवर हो जाए। 2 बार रिपीटेड है तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में इस तरीके से आप मार्क ग्रैब कर सकते हैं। इन कुछ पॉइंट्स को याद रखें। वाइल डू वाइल हम लोग 9th 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में जो आपकी चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। पहले तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। ठीक है, तो किस तरीके से मेमोरी मैनेज की जाए कि हमारा लेस स्पेस में, कि अगर मुझे कभी भी फ्यूचर में नीड पड़े और मैं पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको एक्सेस कर सकूँ। तो वही चीज़ क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। अब उसको आप थ्योरी के फॉर्म में या डेफिनेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मैं ट्री बनाना चाहूँगा, उसको ट्री बनाता हूँ, उससे आप समझिएगा। DS लीनियर होता है एंड एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर में आपके दो होते हैं, एक स्टैटिक और दूसरे में आ जाता है आपका नॉन स्टैटिक, या फिर इसको बोल सकते हैं डायनेमिक। स्टैटिक में आपका आ जाता है एरे। नॉन स्टैटिक्स में 3 चीज़ें आती हैं, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में आपके 2 आ जाते हैं, ट्री एंड ग्राफ। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके कहीं भी फ्यूचर में अगर कहीं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड अगर है आपका और आगे इंटरेस्टेड है कि आपको फ्यूचर में कोड ही करना है, तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। जिसमें कि एरे आपको पता है क्या होता है कि इसमें डेटा जो होता है सिमिलर टाइप का यूज़ होता है एरे में। वो सिमिलर टाइप के डेटा को रखता है और उसको इंडेक्स के थ्रू पर्टिकुलर हम एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम, पहले देख लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने अभी टेबल बताया उसी के हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा स्ट्रक्चर का? अब अगर मैं कहीं भी फ्यूचर में डेटा को लार्ज अमाउंट, छोटे डेटा में हम नहीं जान पाते हैं कि अगर मेरे पास 10 या 20 रिकॉर्ड्स है, मैं कभी भी इतना ज़्यादा डेटा अगर मैं फेच करूँगा तो नहीं पता चलेगा कि क्या नैनो सेकंड में अंतर है, इजीली मुझे फेच हो जाता है। लेकिन जब हम लोग डील कर रहे होते हैं ह्यूज अमाउंट के डेटा को, जैसे कि आजकल हम लोग पढ़ते हैं बिग डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स, तो उसमें क्या होता है आपका 100-200 रिकॉर्ड नहीं होते हैं, डेली कितना डेटा जनरेट हो रहा है, लोग कितनी सेल्फी खींच रहे हैं, कहाँ ये क्लाउड में स्टोर हो रहा है, वो कैसे तुरंत फेच हो जाता है, इतनी इजीली कैसे फेच हो जाता है कि पर्टिकुलर कितने यूज़र, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र, लैक्स ऑफ यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हैं, उनको फ्यू सेकंड में मिल रहा है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? डेटा स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो ये सब है नीड इसकी कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों नीडेड है। इसके बाद एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम में आपका एक पर्टिकुलर अप्रोच होती है कि किस अप्रोच से हमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं आपके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाता है कि एल्गोरिदम्स में क्या होना चाहिए, जैसे कि इसमें करेक्टनेस, फाइनाइटनेस होनी चाहिए एंड एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। तो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप उनको भी एल्गोरिदम्स में मेंशन कर सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। स्टैक डिफिनेशन, इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जैसे कि पूछ लिया जाता है इन्हीं के बीच में, ये आपका फ्लो चार्ट, सीडो कोड वगैरह, शायद वो भी कभी कभार आ जाता है। अब आ जाते हैं स्टैक में। स्टैक आपको पता है किस तरीके का डायनामिक है, इसमें कोई एक तरीके से कंटेनर की तरह से बोला जाता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे एक एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, फिर हमारा हेड ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर एक आ जाएगा। कौन से डेटा पैटर्न पे होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वहीं सबसे पहले निकल के जाएगा। सब लोग एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि जो हमारी शादी बारातों में प्लेट्स रखी होती हैं, वो एक स्टैक होती है, उसमें जो सबसे टॉप पे होती है वहीं सबसे पहले आ जाती है। लेकिन सबसे पहले कौन सी रखी जाती है? जब तक नीचे वाली नहीं रखी जाएगी उसके ऊपर वाली प्लेट्स नहीं अरेंज हो पाएंगी। तो इस वजह से ये लीफो पे बेस्ड होता है। लीफो का फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या कंडीशन ओवरफ्लो, कंडीशन अंडरफ्लो, जब हमारा स्टैक जो है वो हमने डिफाइन कर रखी है कि भाई तुम 10 जो डेटा की फाइल्स हैं उनको रख सकते हो। अगर मैंने 10 कवर अप कर ली हैं, अब मेरा क्या है, मैं और रखना चाह रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, कंडीशन अंडर ओवरफ्लो हो जाएगी। अगर मैंने 10 फाइल रखी हुई हैं और फिर मैं एक्सेस कर रहा हूँ कि एक बार इसको फाइल दे दी, एक बार उसको फाइल दे दी, लास्ट में मेरे पास फाइल ही नहीं बची, तब मैं उसको क्या कहूँगा, कंडीशन अंडरफ्लो। इसमें हम लोग एक टॉप डिफाइन कर देते हैं कि अभी के लिए जो मेरा टॉप है स्टार्टिंग में वो 0 पे ही है, फिर टॉप एक एक बढ़ता जाएगा। इसी से हमें पता चलेगा कि कंडीशन ओवरफ्लो में जा रही है या अंडरफ्लो में जा रही है। तो अगर स्टैक के बारे में पूछा जाता है तो आप ये बातें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे के कुछ ऑपरेशन होते हैं कि पुश होता है, पॉप होता है, ये मेन 2 ऑपरेशन होता है। पुश का मतलब हम अपनी स्टैक में एक एलिमेंट या अपने एक डेटा को या फिर कुछ जो मेरा डेटा है उसको मैं पुश कर रहा हूँ स्टैक में। एंड पॉप का मतलब क्या हो रहा होता है कि मैं फेच कर रहा हूँ या डेटा को निकाल रहा हूँ उस स्टैक में से। तो उस पे बेस्ड प्रोग्राम आ जाते हैं कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड पुश पॉप हो गया ऑपरेशन, इसके अलावा आपको एग्जिट करना है तो आप उसके थ्रू एग्जिट भी कर सकते हैं प्रोग्राम को, कि किस समय 2 एलिमेंट्स के बाद अगर आप पॉप करना चाह रहे हैं तो आप 2 एलिमेंट्स के बाद अगर एग्जिट करना चाह रहे हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि आप कंटिन्यू, जैसे कि 10 लेवल की आपने स्टैक बना रखी है, अब उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि वो फुल है या फिर अभी फुल नहीं है आप भर रहे हैं, तो आप 2 ही एलिमेंट फुल करना चाह रहे हैं, आर यू, तो बार बार वो पूछेगा प्रोग्राम कि आर यू वांट टू इंसर्ट द डेटा इनटू स्टैक। अगर कंटिन्यू के लिए आपने बना रखा है येस, देन ओके, इट विल अगेन परफॉर्मिंग पुश ऑपरेशन। अगर आपने नो पे क्लिक कर दिया है या एन आपने सेलेक्ट कर रखा है बैकग्राउंड में कि अगर एन आपको मिलता है तो आप तुरंत ही एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोग्राम आ जाता है स्टैक के साथ। अब आती है क्यू। क्यू भी एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू का क्या प्रोसेस रहता है उसमें आपको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का केस रहता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, स्टार्टिंग में दोनों सेम रहते हैं।
तो जो आपका इंसर्शन होता है वो फ्रंट एंड से होता है, वहीं से हेड एंड टेल एंट्री करते जाते हैं। मेरे टाइम पे सर्कल क्यू आया था विद एग्जांपल। सर्कुलर क्यू काफ़ी फेमस है, जिसमें कि आपका हेड एंड टेल आपस में कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से। तो आप जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं एक एंड से, तो इसमें क्या रहता है कि अगर यहाँ पे बीच में जो हमारी एम्बिग्यूटी थी या फिर जो प्रॉब्लम थी नॉर्मल क्यू में, तो उसको ओवरकम करने के लिए सर्कुलर क्यू आया हुआ था। तो सर्कुलर क्यू हो गया, इससे रिलेटेड इनमें से कोई एक क्यू आ जाती है कि सर्कुलर बता दीजिए या डब्ल्यू बता दीजिए। अब आते हैं लिंक लिस्ट पे। लिंक लिस्ट में बहुत सारी लिंक लिस्ट आ जाती हैं, जैसे कि आपका सिंपल हो गया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गया। एंड लिंक लिस्ट जो होता है वो आपका आगे जो ट्री एंड ग्राफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये मोस्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है अगर, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इसमें पॉइंटर्स वगैरह आ जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो इस वजह से इसका प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाते हैं। तो मैं इसको नहीं प्रेफर करूँगा कि आप लास्ट डे पे इसको कवर करें। लेकिन हाँ, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, वो आप एक दो बार ट्राई कर सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा देख लिया ऊपर ही ऊपर। डिसवांटेजेस ऑफ क्यूज एंड स्टैक वर्सेस क्यूज वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल से डिसवांटेजेस वगैरह रहते हैं। यहाँ पे मैं इतना टेक्निकल डीप में नहीं जा रहा हूँ। अब आते हैं सर्चिंग, जिसमें से क्वेश्चन आपका आते ही आता है, या तो लीनियर सर्च या फिर बाइनरी सर्च। मोस्टली बाइनरी सर्च आता है, लेकिन आप दोनों देख सकते हैं। ये जब भी आएंगे आप मान के चलिए कि इसके साथ प्रोग्राम मिलेगा ही मिलेगा। लीनियर आपको पता ही है लीनियर किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारा है पूरी एक एरे है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, और इसमें क्या है कि हमें कोई पर्टिकुलर सर्च करना है तो हर एलिमेंट तक वो जाएगा, और जो एलिमेंट सर्च करना है वो मैं सर्च करूँगा। और बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में मेरा जैसे कि मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मिडिल वाले को सर्च करता हूँ। एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, एक मिडिल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है बाई, जैसा कि नाम है बाइनरी सर्च, तो हम 2 डायरेक्शन में इसको सर्च करेंगे। पहले सर्च किया मिडिल वाले को। अब मिडिल वाला कंपेयर होता है इसमें कि जो मेरा सर्चिंग एलिमेंट है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। लेस देन होता है तो हम लोग मिडिल वाले से पहले वाली बॉक्स जो मेरे पास डेटा है उसमें सर्च करेंगे। अगर मेरा मिड से ज़्यादा है तो मिड +1 चले जाते हैं, और यहाँ से एंड तक मैं सर्च करूँगा, उसके मिड को निकालूंगा, फिर उसके मिड होगा। तो इस तरीके से बाय पार्ट होता जाता है। फिर इसका मिड हो गया तब मैं इसके मिड में सर्च करूँगा। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च काम करता है। तो ये हो गए बाइनरी सर्चिंग, जिनमें से एक प्रोग्राम आता है। ठीक है, ये कभी फुल थ्योरी के साथ बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सॉर्टिंग टेक्निक्स आती हैं कि सॉर्टिंग टेक्निक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप कौन सी कि एक तो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आ जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह किसकी कितनी ज़्यादा है या कौन सी बेस्ट है। एंड आपके सिलेबस में जो दिख रहा है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। वैसे और भी होती हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स, हीप हो गया, मर्ज हो गया, लेकिन इन तीनों पे आप ज़्यादा फोकस रखिएगा, स्पेशली बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है, जो हैवीएस्ट एलिमेंट होता है वो सॉर्ट होके सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। इसके अलावा हैशिंग एंड कोलिशन आप देख सकते हैं, ये थ्योरी वाइज आ सकता है। ग्राफ टर्मिनोलॉजी एंड ट्रैवर्सल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बाइनरी ट्रीज। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, एक तो लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च विद सॉर्टिंग, कि लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च दोनों बहुत ही ईजी है, 9th 10th की बुक्स में भी मिल जाता है आजकल। सॉर्टिंग में इंसर्शन, सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट, ये 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स विद प्रोग्राम। एंड फिर आ जाइए सीधे जंप करके, वैसे इन टॉपिक को मैं स्किप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या अगर आपका इंटरेस्ट हो, धीरे और टाइम हो तो आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी आप ग्राफ पे सीधे आ सकते हैं, जो कि आते ही आता है। ग्राफ क्या होता है आपका, एक ये भी क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है।
ये मेरी नोट्स है जिसमें नोट्स होता है एंड ये कनेक्टेड होते हैं एजेस से। तो इसमें क्या हो सकता है, आपकी साइकिल बनती है, साइकिल बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। सब ग्राफ से आने पे पहले मैं चाहूँगा कि मैं ट्री कवर करूँ। ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ट्री क्या होता है, उसमें एक रूट नोड होता है, एक बाकी आपके इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं एंड चाइल्ड नोड्स होते हैं। इसको रूट बोल दिया मैंने, ये सब बीच वाले जो हो गए वो इंटरमीडिएट हो गए नोड्स, एंड लास्ट वाले जो हो गए ये लीफ नोड हो गए। इनको अलग अलग उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक पेरेंट हो गया इन नोड्स के लिए। लेवल्स होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, इसके लिए पेरेंट ये हैं, और जो ऊपर रूट नोड हो गया वो ग्रैंड पेरेंट हो गया। इसके अलावा बीच के जो हो गया वो इंटरमीडिएट नोड्स हो गए। तो ये हमारा ग्राफ होता है, और ग्राफ में कभी भी साइकिल नहीं बन रही होती। ग्राफ के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका आ जाता है बाइनरी सर्च ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसके अलावा अगर थोड़ा और एडवांस में देखेंगे तो एवीएल ट्री आपको मिल जाएगा या एमवे ट्री मिल जाएगा। तो इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर ग्राफ से क्वेश्चन, ये बाइनरी ट्री से क्वेश्चन आया है तो इसके साथ आपका ट्रैवर्सल आ जाता है। ट्रैवर्सल में क्या होता है आप जानते हैं, बाइनरी ट्री में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या नोड को सर्च करना है तो 3 तरीके होते हैं। या तो मैं प्री ऑर्डर सर्च कर सकता हूँ प्री ऑर्डर वे में, या फिर इन ऑर्डर में, या फिर पोस्ट ऑर्डर में। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि ये ट्रैवर्सल जो है ये इससे पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ट्री के टाइप्स कितने हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया, कंप्लीट, स्ट्रिक्टली, कुछ बता दीजिए आप 4-5 तो एटलीस्ट मेंशन ही कर दीजिए कि ट्रीज पे ज़्यादा कुछ आता है। इसमें कभी भी लूप्स नहीं बनेगा, लेवल्स होते हैं एंड रिलेशन बता दीजिए, ट्रैवर्सल बता दीजिए, जो कि इनफ होगा। ट्रैवर्सल में आप वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं, आज के वीडियो में तो इसमें मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। एंड इसके अलावा मैं क्या बताऊँ, ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ क्या होता है, इसमें नोड्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं एजेस से। इसमें साइकिल बनता है। एवरी ग्राफ इज़ अ ट्री बट एवरी ट्री इज़ नॉट ए ग्राफ। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर ये ग्राफ है, ये ग्राफ एंड ट्री दोनों, ग्राफ में भी टाइप्स आ जाते हैं, वेटेड, अनवेटेड, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। इसके अलावा आपको ग्राफ ट्रैवर्सल पूछा जा सकता है कि ग्राफ ट्रैवर्सल कितने तरीके का होता है, जिसमें कि इसमें इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर आता है। ग्राफ में क्या होता है, डीएफएस बीएफएस होता है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके जो टॉपिक है ट्री वर्सेस ग्राफ में डिफरेंस बताने के लिए कभी कभार आता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ, तो उसके थ्रू आप इसको वो आप कवर कर सकते हैं इन सब पॉइंट्स के थ्रू, कि ट्री में साइकिल नहीं होती, इसमें साइकिल होती है। डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड, वेटेड ग्राफ में एजेस का वेट होता है कि अगर आप इतना ट्रेवल करेंगे तो आपको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर पाथ या मेमोरी कुछ वेस्ट होगा या इन्वेस्ट होगा उसमें। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका यही है, बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें लिखी गई है। तो वहीं नोड होता है, टप और एजेस होती हैं ग्राफ के टर्म में, एंड ग्राफ ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, डीएफएस बीएफएस आप बता सकते हैं। बाकी अगर ग्राफ ट्रैवर्सल आया है तो एंड इसमें एक इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि दिख रहा होगा छोटा सा लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्राफ होता है उसको ट्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें यहाँ पे साइकिल बनी हुई है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वो ऐसा ट्री जो सारी एजेस को कवर करे ऑफ ए पर्टिकुलर ग्राफ और साइकिल ना बन रही हो। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो होगा वो, जैसा कि मिनिमम इसमें वर्ड लगा हुआ है, तो जो कभी कभार क्या होता है, वेट जो है मेरा यहाँ से मैंने ये स्टार्टिंग दे दिया गया, यहाँ से स्टार्ट है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है।
अब मुझे कवर करना है मिनिमम स्पेलिंग ट्री के अकॉर्डिंग कि मुझे ये जो ABCD सारे नोट्स हैं ये आने चाहिए। मिनिमम स्पेलिंग ट्री में जो ग्राफ गिवन होगा उसकी सारे नोट्स आनी चाहिए, और बाकी जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ या जो मुझे वेट आ रहा है वो सबसे कम होना चाहिए। तो अगर मैं स्पेलिंग ट्री के अकॉर्डिंग देखूँ कि 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, 4 बड़ा है इसका मतलब मैं इस बात को नहीं फॉलो करूँगा, बाकी ये दो कॉमन है। इस वजह से जो ट्री बनेगा मेरा वो ये बनेगा। अब इसमें मेरी साइकिल नहीं बन रही, इसका मतलब ये मिनिमम स्पेनिंग ट्री हो गया। 3 2 2 अगर उसके थ्रू आता तो 4 2 2 दैट इज 8। तो ये आपका ओवरऑल कवर हो गया है। इसके अलावा आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, कभी कभार स्पेनिंग ट्री से रिलेटेड आ जाती हैं एल्गोरिदम, जैसे कि प्रिम्स एल्गोरिदम हो गई, डिक्शरा हो गई, क्रुस्कल हो गई, सो ऑन। सो आप इसको कवर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को और अच्छे से मार्क ला सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।